जय हिंद सभी साथियों नु आपका फिर से 3 बजे वाले मॉक टेस्ट में मैंने आर्मी अग्निवीर के लिए एक बेस्ट मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किया है। पर डे ये 3 बजे आपको ये क्लास दी जाती है। आप डेली इसमें जुड़ना ना भूलें, सर का सपोर्ट करें। मैं अच्छे से आप लोगों को 50 क्वेश्चन डेली करवाता जा रहा हूं। और ये एग्जाम में आपके लिए ध्यान रखना, रामबाण का काम करने वाले हैं। ये जो आपके एग्जाम में रामबाण का काम करने वाले पर्सन हैं, रोजाना मैं बिल्कुल आर्मी बेस्ट क्वेश्चनों का, ये नहीं कि किसी बुक से कॉपी पेस्ट कर लिया, नहीं दोस्त, कॉपी पेस्ट नहीं किया, अलग अलग जगह से क्वेश्चन बना के तुम्हारे लिए एक नया सेट में पर डे तैयार करता हूं, जिसकी पीडीएफ मैं पहले ही आपको रियल लाइफ एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे दे देता हूं। बाकी आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं, रामसर एकेडमी में 11 रुपए में आपको गुरु दक्षिणा बैच मिलेगा। स्पेशल पढ़ाई वहां से आपकी हो जानी है। तो देखो, वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन हम अपनी तैयारी केवल यहीं से कर सकते हैं। इसी मॉक टेस्ट के जरिए हम अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आप भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह आपसे पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या सुब्रमण्यम भारती? तो देखो, मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, डू एंड डाई का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी। नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे क्या दो? खून दो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा किसने कहा था? ये नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करेक्ट हुआ। चले नेक्स्ट पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्मी में पूछा जाने वाला, कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा पूछा जा सकता है, पहला पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है। तो देखो, ये है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप आपसे पूछा है, आर्मी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपका यहां से राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो एशिया है। सेकंड नंबर का याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप है। कैसा है? अफ्रीका। थर्ड नंबर का याद रखना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका है। सर फोर्थ नंबर है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। उसके बाद में है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका है ना, सही से लिख देते हैं आपके सामने, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप है। उसके बाद में अपना यूरोप है, और यूरोप के बाद में अपना आ जाता है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? टोटल 7 महाद्वीप है। टोटल 7 महाद्वीप है, जिसमें सबसे बड़ा पूछे तो एशिया बताना, सेकंड नंबर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो यहां से आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए, अगर आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इनका थोड़ा सा हम क्रम चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, सबसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, जनसंख्या की, तो सबसे बड़ा अपना जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद में सेकंड में अफ्रीका ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, तीसरे नंबर पे यूरोप घुस जाएगा। तीसरे पे कौन घुसेगा? यूरोप। वापिस चौथे पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद में अपना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद में अपना अपना कौन सा बच चुका है? उसके बाद में अपना बच चुका है यूरोप, आ गया, 5 हो गए। छठा अपना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और सातवां अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ऐसा लिखा जाता है, अंटार्कटिका। ये तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसको निर्जन या सुनसान महाद्वीप कहा जाता है, निर्जन या सुनसान महाद्वीप किसको कहा जाता है, जिस पर आबादी निवास नहीं करती है, वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी या ब्लैक महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें महाद्वीप संबंधी याद रखना है। टोटल महाद्वीपों की संख्या आर्मी में पूछी जा सकती है। टोटल 7 महाद्वीप है। टोटल महाद्वीप कितने हैं? 7 है। बस क्रम दोनों का ध्यान रखना। क्षेत्रफल से पूछे तो इस तरह से, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का हमारा मॉक टेस्ट का हो जाता है। आप लोगों को अभी एग्जाम दूर है, तो जो का त्यों छाप के या इस पीडीएफ से है जैसे का जैसे आप लोगों को नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3,
बहुत ही प्यारा और शानदार प्रश्न आर्मी के लिए माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? भारत के किस भाग से हुआ? देखो, महाराष्ट्र का कई बार आर्मी में पूछा जाने वाला लावणी नृत्य है। लावणी नृत्य महाराष्ट्र राज्य का है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। और जो आंध्र प्रदेश का है वो है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन 3। और अब देखो, वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं टोटल। अगर मैं आपसे बात करूं कितने शास्त्रीय नृत्य? 8, जिसमें से ध्यान रखना 2 तो केरल के हैं। एक तो है कथकली, कथकली शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए केरल बताना, और दूसरा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ये दोनों के दोनों ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के हैं? केरल राज्य के हैं। सेकंड में ध्यान रखना भरतनाट्यम, तमिलनाडु। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम नृत्य के बारे में पूछा जाए तो तमिलनाडु बताना है, तमिलनाडु बताना है। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाए कथक, कथक है यूपी का। अब ध्यान रखना एक है मणिपुरी, मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नाम से पता चल रहा है मणिपुर का है। ध्यान रखना ओडिसी, उड़ीसा राज्य का है, ओडिसी उड़ीसा। आप देख रहे हैं कि सर इतना क्यों छाप रहे हो, तो मैं बता रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ये जो अभी 8वां नृत्य नवीनतम सत्रिया जो है असम का, कहाँ का है? असम का। देख लो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक कौन सा बच गया भाई? एक कौन सा बच गया इनमें से? कथकली, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया। ये जो प्रमुख प्रमुख मैंने आपको यहाँ से लिखवा दी। एक कुचिपुड़ी आ गया ना अपना, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है, ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखना ये 8 शास्त्रीय नृत्य रट के रखना है, पूरे महाद्वीप रट के रखना है, तब जाकर अपना काम बनेगा। सत्रिया नया है, ध्यान रखा। सत्रिया नृत्य असम का बताना है। ओडिसी, मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट नृत्य मैंने आप लोगों के सामने छाप दिए हैं। निम्न कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? ये पहला जो आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है 1844 की बातें चल रही है। कब की है? 1844 की बातें हैं भाई, 1844 की बातें हैं। कब और किसके बीच में खेला गया था? तो ये खेला गया था संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में खेला गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बारे में खेला गया था, और ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था? न्यूयॉर्क में ये आयोजित हुआ था, बिल्कुल न्यूयॉर्क में ये आयोजित हुआ था। एक बंदा कमेंट कर रहा है सर बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल देखो मजा तो आता ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि मजा नहीं आएगा। मजा तो 100% आएगा, मजा तो 100% आएगा, बिल्कुल 100% अपनी क्लास में मजा नहीं, अपनी क्लास में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। विजेता कौन हुआ था? कनाडा उस समय जीता था, कनाडा उस समय जीता था, ये ध्यान रखना। 1844 की बातें बता रहा हूं। भारतीय संविधान में पहली बार संविधान में संशोधन कब किया गया? भारतीय जो संविधान था उसमें पहली बार संशोधन कब किया गया, ये आप लोगों से पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सीधा बताएंगे कि 1951 राइट आंसर होगा। पहली बार क्या किया था? 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। प्रश्न आपसे अनुसूची से पूछा जाए तो कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? मूल संविधान, प्रश्न आपसे सीधा पूछा जाएगा मूल संविधान में अनुसूचियां, तो ध्यान रखना 8 थी। कितनी थी? 8। लेकिन अगर मैं पूछूं वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए बनता है। वर्तमान में 4 अनुसूचियां और ऐड कर दी गई है। शुरुआत में 8 थी, अब 12 हो गई। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1953 कल मैंने बताया था आप लोगों को क्या हुआ था 1953 के बारे में। कल क्या बताया था? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? साइप्रस की राजधानी कौन सी है? बिल्कुल आप लोगों के आंसर आ रहे हैं निकोसिया। बिल्कुल निकोसिया, यहां से बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया आप लोगों को याद में रखनी है। अगला, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? क्या पूर्ण गोलार्ध है?
क्या अधिकांश चपटा है या पूर्ण गोल है या चपटा गोल है? तो आप यहां से बिल्कुल बताओगे चपटा गोल या लधवक्ष गोलाभ है। ये ध्यान रखना, पृथ्वी का आकार ये है गोलाभ। और पृथ्वी का जल चक्कर, कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, पृथ्वी का जल चक्कर अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी का जल चक्कर किसके द्वारा संचालित होता है, कल की क्लास में आप लोगों को बताया था। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का जल चक्कर सूर्य के द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? याद रखना, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ध्यान रखना, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने बता दिए 2-3। उसके बाद आगे चलते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के सुरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? क्या नर विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान या औषध विज्ञान? क्या राइट आंसर आपका यहां से हो जाएगा? तो अगर आप लोग यहां से देखते हैं ना, तो प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों को सुरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन, ध्यान रखना, जीवाश्म विज्ञान जिसको पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी कहते हैं। कौन सी लॉजी कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। सर ये क्या है? तो ये है नर विज्ञान या इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जिसको मानव शास्त्र भी कहा है। इसमें मानव समाज के बारे में, मानव समाज के पूछा जा सकता है, मानव समाज के अतीत व वर्तमान के बारे में जानकारी देता है। नर विज्ञान जिसको मानव शास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, इसका विशेष तौर से अति वर्तमान का अध्ययन, मानव समाज के अतीत और वर्तमान का जो अध्ययन है वो ध्यान रखना नर विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। नर विज्ञान या मानव शास्त्र विज्ञान आप इसको कह सकते हैं। मानव का जो वैज्ञानिक नाम, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है आर्मी में कि मानव का वैज्ञानिक नाम बताओ। मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। कोई क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। होमोसेपियंस मानव के वैज्ञानिक नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 9, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। ऑप्शन इयान फ्लेमिंग? नहीं सर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? बिल्कुल सर। पेनिसिलिन का जो आविष्कारकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को माना गया है। अगर आपको कहे स्टीफन हॉकिंग के, ये ग्राम बेल के बारे में आप लोग जानते हैं। ग्राम बेल है ना, इसने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन दिया था इसने। क्या दिया था? फोन दिया था, बेल दी थी। स्टीफन हॉकिंग का संबंध ध्यान रखना बिग बैंग सिद्धांत से है। बिग बैंग सिद्धांत थ्योरी दी थी उन्होंने, बिग बैंग सिद्धांत, या दूसरा आप कह सकते हो ब्लैक होल सिद्धांत। ब्लैक होल सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो स्टीफन हॉकिंग को आप लोगों को याद रखना है। तो ये दोनों के दोनों फैक्टर आपको ध्यान रखना है। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टीफन हॉकिंग के बारे में अगर पूछा जाए तो बिग बैंग सिद्धांत या दूसरा ये। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अब आप सोचोगे चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन इसने पूछा मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है। जिस प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो आप यहां से कहोगे सर यहां से चंद्रमा की जगह क्या आना चाहिए? उपग्रह आना चाहिए। तो चंद्रमा भी पूछे तो मंगल ग्रह के कितने हैं? 2 है। सर उन दोनों के नाम तो बता दो। एक को कहा जाता है फोबोस और एक को कहा जाता है डिमोस। एक को क्या कहा जाता है? डिमोस। और डिमोस ध्यान रखना सौर मंडल का सबसे छोटा, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह अगर आपसे पूछा जाए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो डिमोस को बताना है। डिमोस को बताना है। मंगल ग्रह को का जो उपनाम है, मंगल ग्रह का लेप और याद रखना, इसको लाल ग्रह क्या कहा जाता है। और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि लाल ग्रह कहने का कारण क्या है? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड, फोबोस, डिमोस, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। अगला प्रश्न, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है?
फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं आपको बता देता हूं, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। आवर्ती और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, आवर्ती बढ़ेगी इसका मतलब तरंग दैर्ध्य घटेगी, आवर्ती बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगी। अब आवर्ती बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य घटती है, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, घटती है। तो संबंध बहुत ही प्यारा वाला है। अगर आवर्ती घटती है, अगर आवर्ती घटती है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हेकर, हेकर से क्या तात्पर्य है, हेकर से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन आपसे बड़ा प्यारा पूछा, हेकर से क्या तात्पर्य, वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है, नहीं फुटकर विक्रेता होता है। वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत, अनाधिकृत का मतलब अनलीगल तरीके से, अनलीगल तरीके से पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। हाँ भाई, जो क्या करता है, चोरी छुपे डेटा चोरी करता है, उसको हम हैकर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हैकर। आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। एक तो होता है वास्तविक प्रमुख और एक होता है कार्यकारी प्रमुख, किसको माना जाता है। तो बताइए, देखिए, भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल को माना जाता है। बताइए, देखिए, तो देखो इसमें अगर आपको पूछे ना नाम मात्र, नाम मात्र अगर प्रमुख पूछे तब तो राष्ट्रपति बनाना, और अगर आपको कार्यकारी प्रमुख पूछे तो प्रधानमंत्री को बताना। भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री जी को माना गया है। किसको माना गया है, प्रधानमंत्री जी को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 14, किस नदी को बंगाल का सोरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। ऐसी नदी का नाम बताना है जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है, जो बंगाल में विनाश करने का काम करती है, बंगाल में बहकर बंगाल को ही बर्बाद कर देती है। वो नदी है दामोदर नदी। कौन सी, बंगाल का शोक अगर पूछे, दामोदर नदी। इसी तरह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बिहार शोक किस नदी को जाना जाता है। बिहार शोक, बिहार का शोक जाना जाता है कोसी नदी को। किसको, कोसी नदी को। और इसी तरह उड़ीसा शोक किस नदी को कहा जाता है, तो उड़ीसा का शोक है वो महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इस पर माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और माजुली द्वीप किस राज्य में है, असम राज्य में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एकमात्र तैरता हुआ द्वीप, एकमात्र तैरता हुआ द्वीप, एकमात्र तैरता हुआ द्वीप, तैरता हुआ द्वीप है ना, किस नदी पर स्थित है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली द्वीप नाम है, सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जाए, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और एकमात्र तैरता हुआ द्वीप भी अगर पूछा जाए तो सेम आंसर देना। बंगाल और उड़ीसा का शोक, बिहार का शोक, तीनों को अच्छे से याद रखना। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। महाराणा प्रताप, बात ही क्या भाई, ऐसे बाला चलाते थे, है ना। उनका नाम क्या था, बुलबुल, चेतक, हयग्रीव या बादल। तो सबको पता है उस चेतक पर असवार थे मेरे महाराणा प्रताप, वो थे जो चेतक पर सवार थे। क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही प्यारा प्रश्न साइंस का पूछा गया कि धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। ऑक्सीजन युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन या लिपिड्स क्या भरा होता है। तो ध्यान रखना, धमनियां और सिराएं, एक तो होती है देखो धमनियां और एक होती है सिराएं। समझ लेना, आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों। एक तो धमनी होती है, एक होती है सिरा। ध्यान रखना, इनमें ऑक्सीजन युक्त रुधिर रहता है। कैसा, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त, जिसको हम कहते हैं शुद्ध रुधिर, जिसको हम क्या कहते हैं, शुद्ध रुधिर कहते हैं। और इसमें ऑक्सीजन रहित,
इसमें ऑक्सीजन रहित, जिसको हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त, शिराओं में किस तरह का रक्त बहता है तो आपको बताना है अशुद्ध, और धमनियों में किस प्रकार का बहता है तो शुद्ध। धमनी क्या करती है, अपना जो हार्ट होता है, हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाती है। ये ध्यान रखना, देह से ध्यान रखना, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने का, विभिन्न अंगों तक रक्त पहुंचाने का काम करती है, अंगों तक रक्त पहुंचाने का काम करती है। हार्ट से, हार्ट से शरीर के, हृदय से जो हमारा दिल होता है, इससे ऑक्सीजन युक्त रुधिर में मतलब शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती है धमनी। अगर मैं बात करूं शिराएं, शिराएं क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों से, विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को, ध्यान रखना, अशुद्ध रुधिर को हृदय तक ले जाती है, हृदय तक ले जाती है। इस बात का ध्यान रखना, शरीर के अलग अलग भागों से, शरीर के अलग अलग भागों से, शरीर के अलग अलग भागों से रक्त को हार्ट में ले जाने वाली, हार्ट में ले जाने वाली, इनको बोलते हैं शिराएं। इसको क्या बोलते हैं, शिराएं बोला जाता है। शरीर के विभिन्न अंगों से हार्ट तक जो रक्त ले जाती है उसको शिरा बोला जाता है, और हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों तक जो, उसको धमनी बोला जाता है। अब आपका यहां से राइट आंसर होगा ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है धमनियों में। समझ गए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अरुणा आसफ अली को कहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए अरुणा आसफ अली को याद किया जाता है। तो ये किया जाता है असहयोग आंदोलन के दौरान, सवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन के दौरान, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जल्दी से कमेंट कर दो देखे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा। जल्दी बताओ देखें, जल्दी बताओ प्रश्न का आंसर, जल्दी बताओ प्रश्न का आंसर देखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आंसर बहुत ही गजब दे रहे हो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 की बातें हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। बेहद ही आर्मी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट पर्सन। वॉस्को डी गामा कब आए थे, वॉस्को डी गामा भारत कब आए थे तो 1942, 1498, 1948 या 1857। तो ये आए थे 20 मई, याद रखना तारीख है, 20 मई 1498 को आए थे। समुद्री रास्ते से आने वाले प्रथम विदेशी, समुद्री रास्ते से भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली विदेशी, प्रथम पुर्तगाली विदेशी, ध्यान रखना। सर कौन से तट पर आए थे 1498, 20 मई 1498 कलिकट तट पर आए थे। कलिकट तट पर आए थे। कौन सा, जो कलिकट बंदरगाह है उस पर आए थे। और ध्यान रखना कलिकट का उस समय राजा था, कई बार पूछा जाता है, जेमोरिन। कलिकट के राजा जेमोरिन ने इनका तहे दिल से माला पहनाकर स्वागत किया था। उस समय मैं भी खड़ा खड़ा पास में देख रहा था, तो वहां पर राजा जेमोरिन आया था कलिकट बंदरगाह 20 मई 1498 को। तिथि याद रखना। वास्को डी गामा भारत आया था, और समुद्री रास्ते से भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली अगर पूछा जाए तो वास्को डी गामा ही थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सबसे पहले तो सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था तो ये था मौर्य वंश से। किससे था, मौर्य वंश से इसका संबंध था, मौर्य वंश से इनका संबंध था। और ध्यान रखना मौर्य वंश के संस्थापक में आपको सीबीए ध्यान रखना। सी का मतलब चंद्रगुप्त है, सी का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य।
मौर्य समाज के संस्थापक बने थे। उसके बाद में आए थे बिंदुसार, उसके बाद में कौन आए थे, बिंदुसार आए थे, और उसके बाद में अपना अशोक आया था। अब आप लोग सीबीए याद रखना, सीबीए। अब मुझे बता दो कि अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, तो आप कहोगे ये थे बिंदुसार के। किसके थे, अशोक किसका बेटा था, तो अशोक बिंदुसार का बेटा था। किसका बेटा था, बिंदुसार का बेटा था अशोक। अशोक ने, ध्यान रखना, दीन ए इलाही अशोक का नहीं था, अशोक का नहीं था, अकबर का था। ठीक है, अशोक का ध्यान रखना, इतना सा जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मौर्य वंश के संस्थापक पूछे, सम्राट अशोक वाला सेम प्रश्न मिल गया। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कारला किस राज्य में स्थित है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कारला किस राज्य में स्थित है। कारला, बौद्ध गुफाओं को काटकर गुफा बनाई गई है, कारला जिसका नाम है कारला। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्त, ये है अपने महाराष्ट्र राज्य में। किसमें है, महाराष्ट्र राज्य, आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, साइंस का फेवरेट क्वेश्चन है आर्मी का। प्रोटोजोआ, एंथ्रोपोड्स, एकिनोडर्म्स या एनेलिड्स, बताओ देखिए राइट आंसर क्या होगा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, तो देखो मैं आपको अगर 3 उदाहरण इनके अलावा बता देता हूं, एक तो अमीबा, एक पेरामीशियम, एक कोशिकीय जीव का अमीबा, पेरामीशियम, और तीसरा है अपना यूग्लिना। तीसरा कौन सा है, यूग्लिना। ये तीनों का ध्यान रखना, अमीबा, पेरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों ही एक कोशिकीय जीव है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें खुद को कमेंट में करना है कि प्रोटोजोआ, देखो 2 दे देता हूं, ये दोनों नहीं है। अब प्रोटोजोआ और एनेलिड्स में तुम बता देना कि कौन सा। ये तीनों जीव याद रखना, अमीबा एक कोशिकीय, पेरामीशियम और यूग्लिना, ये तीनों के तीनों एक कोशिकीय है, ये ध्यान रखना। ऐसे जीव जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, ऐसे जीव जिनमें जिनमें एक ही कोशिका होती है, एक ही कोशिका होती है, ये ध्यान रखना, एक ही कोशिका पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं। तो देखो इंफॉर्मेशन, क्लास का मतलब, मॉक टेस्ट का मतलब हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर जाना होता है। प्रश्न 23 क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। एक तुम्हें ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है, मेमोरी संबंधित प्रश्न एक परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान रखना, कई बार तुम्हें प्रश्न पूछा जाता है कि एक निब्बल के बराबर कितने बिट होते हैं, तो 4 बिट होते हैं। ठीक है, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, और एक बाइट में ध्यान रखना 8 बिट होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक निब्बल में अगर पूछा जाए 4 बिट, एक बाइट में पूछा जाए तो 8 बिट। अगर तुमसे पूछा जाए कि एक केबी है ना, केबी, देखो सबसे छोटी यूनिट बाइट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है बाइट, बाइट के बाद बनती है किलोबाइट, किलोबाइट के बाद बनती है मेगाबाइट, मेगा बाइट एमबी, जिसको आप, और एमबी के बाद में बनता है जीबी, जीबी ध्यान रखना, और जीबी के बाद में बनता है टीबी। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखना केबी, बाइट ऐसे, तो एमबी में केबी होते हैं 1024, एक एमबी में 1024 केबी होते हैं, और 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। 1024 क्या होते हैं, एमबी होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 1 गीगाबाइट में 1024 एमबी होते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो समझ गए, निब्बल का 4 बिट, बाइट का 8 बिट का, केबी, एमबी में अगर आपसे केबी पूछे तो भी बता सकते हो, और केबी में तुमसे अगर बिट बाइट पूछे तो भी आप लोग बता सकते हो कि इतने बाइट होंगे। ठीक है, बाकी सब मोहमाया है। एमबी, टीबी में 1024 जीबी होता है। तो ये 1024 के फॉर्मेट को आप लोग याद रखना, 1000 का नहीं। ब्रिक्स बहुत ही प्यारा, मैं कह रहा हूं आज का जो सेशन है आप आर्मी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बनाया गया है कि ब्रिक्स में अक्सर बी किस देश को प्रदर्शित करता है, ब्रिक्स में अक्सर बी किस देश को प्रदर्शित करता है। तो देखो पहले है ना ब्रिक, ब्रिक एक 5 देशों का समूह है। ब्रिक, पहले ये ब्रिक ही था, पहले ये ब्रिक ही था,
उसके बाद में ब्रिक्स बना था। बी फोर ध्यान रखना ब्राजील, बी फोर ब्राजील, आर फोर रसिया, आई फोर इंडिया और सी फोर चाइना, चीन, और एस का मतलब बाद में हुआ था साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ध्यान रखना ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई थी। ब्रिक की स्थापना अगर आपसे पूछे तो बी फोर ब्राजील हो गया, बी फोर क्या हो गया, ब्राजील आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन ब्रिक्स में किसी भी अक्षर का आपसे पूछा जा सकता है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जुड़ा था इसमें 2010 में। 2009 में एक शिखर सम्मेलन हुआ था, 2009 में एक शिखर सम्मेलन हुआ था, इसका सर्वप्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। आपको कमेंट में बताना है कौन सा, हालांकि आपके इतना डीपली नहीं है, लेकिन प्रथम शिखर सम्मेलन जो ब्रिक्स का हुआ था वो किस देश में हुआ था। आपसे अगर इससे प्रश्न पूछा जाए तो क्या बताओगे, जल्दी से कमेंट करो। देखें मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, क्या पता तुमसे ऐसा प्रश्न भी अगर पूछा जाए कभी तो देखे तुम बता पाते हो या नहीं बता पाते हो। जल्दी से कमेंट करो भाई। बिल्कुल, पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था। बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ था, दक्षिण अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ था। पहला कहां पर हुआ था आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है, लेंस क्या काम करता है। आंखों को ढकता है, नहीं भाई। मस्तिष्क को छवियों को संदेश भेजता है, ऐसा काम लेंस का नहीं है। आंख की फोकल दूरी को बदलना, बिल्कुल राइट आंसर होगा कि जो लेंस का मुख्य कार्य है वो आंख की फोकल दूरी को बदलना या फोकस दूरी को बदलना, कम या अधिक करना होता है, फोकल दूरी को बदलना। बहुत ही प्यारा प्रश्न था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपसे क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछा है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क मंदिर, ऑप्शन देखो पहले, चारों ऑप्शन पढ़ के कौन सा आंसर करना चाहोगे, चारों ऑप्शन पढ़ते हुए कौन सा आंसर करना चाहोगे। नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव प्रथम करना चाहोगे। अगला, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है, थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है। गैलीलियो गैली, कॉपरनिक्स, आइजक न्यूटन या जे केपलर। जे केपलर ने, ध्यान रखना, ग्रहों के गति के नियम दिए थे। ग्रहों के गति के नियम अगर आपसे पूछे जाएं, ग्रहों के गति के नियम किसने दिए तो जे केपलर ने दिए थे। आइजक न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। कॉपरनिक्स जानते ही हो। गैलीलियो गैलीली आपका यहां से राइट आंसर होगा थर्मोस्कोप। थर्मोस्कोप का जो आविष्कारक है वो गैलीलियो गैलीली है, ध्यान रखना, गैलीलियो गैलीली याद रखना है। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया। महात्मा गांधी ने इनको, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। कौन सा कानून, काला कानून कहा था। और इस कानून को ही ना अपील, ना अपील, ना दलील, ना अपील, ना दलील, ना वकील, ना वकील कानून कहा था, ना वकील कानून कहा था। अब मुझे बताओ ये रोलेट एक्ट कब पारित, ना अपील, ना वकील, ना दलील कानून किसको कहा था, रोलेट एक्ट को कहा था। 1919 की बातें हैं, 1919 की बातें हैं। ध्यान रखना, इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता था। कोई वकील नहीं कर सकते, कोई दलील नहीं कर सकते, कोई अपील नहीं कर सकते, ये इसका मुख्य था। इसको काला कानून हमने कहा था। निम्न में से किसे मार्स गैस कहा जाता है। अब मैं हिंट के रूप में अगर कहूं, निम्न में से किस गैस के कारण कोयले की खदानों में आग लग जाती है, धान के खेतों में आग लग जाती है, वो गैस कौन सी है, वो गैस कौन सी है, उसी को मार्स गैस कहा जाता है। तो उस गैस का नाम है मीथेन गैस। कोयले की खदानों में आग लगने का कारण, कोयले की खदानों में, कोयले की खदानों में आग लगने का कारण, आग लगने का कारण, कोयले की खदानों में आग लगने का कारण, धान के खेतों में आग लगने का, धान के खेतों में आग लगने का कारण मीथेन। अगर आपसे पूछे कि घरेलू गैस में,
घरेलू गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? उस समय ध्यान रखना, घरेलू गैस प्रोपेन व ब्यूटेन, कई बार आर्मी में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रोपेन व ब्यूटेन साइंस का बड़ा प्यारा प्रश्न है। घरेलू गैस दो गैसों का मिश्रण है, जिसमें पहला प्रोपेन और दूसरा ब्यूटेन। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला उपग्रह था लूना 10। कौन सा था? लूना 10 आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न, कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मलेश्वरी ओलंपिक में प्रथम ओलंपिक में ओलंपिक में पदक जीतने वाली ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला अगर आपसे पूछे, प्रथम महिला या भारतीय महिला अगर आपसे पूछे, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अगर आपसे पूछे तो कर्णम मलेश्वरी, जिसका संबंध भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से है। किससे है? वेट लिफ्टिंग या भार उठाने से है। ये ध्यान रखना, वेट लिफ्टिंग से इसका संबंध है। ये द्विवेदी इंपॉर्टेंट है, कर्णम मलेश्वरी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से सुनामी या इसे हार्बर वेव के नाम से जाना जाता है आ सकती है। सुनामी किस कारण से आती है? सुनामी के जो आने का रीजन है वो क्या है, आप लोगों को वो बताना है कि सुनामी के जो आने का रीजन है वो क्या है। तो ध्यान रखना, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आंसर है कि समुद्र के भीतर भूकंप आ जाना। जब समुद्र के भीतर भूकंप आते हैं ना, उस समय सुनामी आती है। ध्यान रखना, समुद्र के अंदर भूकंप आने के कारण ये आ जाता है। अगला प्रश्न, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? जो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर है ना, वो कहाँ है, ये आपसे पूछा है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका या अमृतसर? तो ये ध्यान रखना, गोल्डन टेम्पल है ना, ये श्रीलंका में एक गुफा है जिसमें बौद्ध के तस्वीरें या बौद्ध मंदिर बने हुए हैं। इस टेम्पल में बुद्ध के और अन्य मंदिर बने हुए हैं। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर अगर पूछा जाए तो श्रीलंका में है। वैसे अगर भारत का गोल्डन टेम्पल पूछा जाए, अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर भारत वाला पूछा जाए, अमृतसर पंजाब, और विदेश वाला पूछा जाए दाम्बुला, तो वहां से बताना है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? जो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को गोबी चेलिस्तान, इसको चेलिस्तान या चोलिस्तान मिलता है, चेलिस्तान, सुकर या मीरपुर। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका नाम है कि थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को पाकिस्तान में चेलिस्तान या चोलिस्तान कहा जाता है। चेलिस्तान या चोलिस्तान याद रखना है। चलो नेक्स्ट पर बात करते हैं। विश्व क्षय रोग का मतलब टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो अब टीबी दिवस देखो मनाया जाता है मार्च में। कब मनाया जाता है? मार्च में। और आपको मार्च के दिवस, कल मैंने अप्रैल के बताए थे, आज मैं आपको मार्च के बताता हूं। 8 मार्च इंपोर्टेंट दिवस है। आप लोग कमेंट में करके बताओ 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च। उसके बाद में 15 मार्च बेहद ही इंपोर्टेंट दिवस है। अगला मेन बताऊंगा, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, लगातार 24 मार्च। ये बताइए देखें, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले ये बताना है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च बेहद ही इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ, उपभोक्ता संरक्षण दिवस। उपभोक्ता संरक्षण दिवस या उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस अगर आपसे पूछा जाए, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ठीक है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। अब आगे के जल्दी से कमेंट करो, देखें आगे के दिवस जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो कि आगे की कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दो कि राइट आंसर आगे क्या बनेगा। जल्दी करो देखें।
जल्दी करो, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप में से देखिए सबसे पहले कौन देता है, आगे वाले का बताओ जल्दी से। 1 दिवस आगे कौन कौन से दिवस मतलब बच जाते हैं, जल्दी बताओ देखे, जल्दी बताओ देखे, कमेंट करो जल्दी से। जल्दी से कमेंट करो देखें, जितना जल्दी हो सके बिल्कुल। देखो अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। 21 मार्च को ध्यान रखना, विश्व वन दिवस, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, विश्व वन दिवस, ठीक है, वन दिवस। उसके बाद में विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व जल दिवस। उसके बाद में 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस, विश्व मौसम दिवस, मौसम दिवस। और 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस। और एक ध्यान रखना, 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस। ये इतने से दिवस आप याद कर लो परफेक्ट तरीके से मार्च के, इसके बाहर कुछ नहीं जाना। 8 मार्च, 8 मार्च महिला दिवस, 15 मार्च उपभोक्ता संरक्षण, 20 मार्च गोरैया दिवस, वन दिवस, जल दिवस, मौसम दिवस और टीबी दिवस और विश्व रंगमंच दिवस। ये इतने से मार्च के दिवस याद कर लो, तो इस प्रश्न का आंसर 24 मार्च हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न था। अब प्रश्न आगे अपने, अब प्रश्न आगे अपने मैथ्स के 15 प्रश्न मैथ और रीजनिंग के कर लेते हैं। हालांकि आते 20 है लेकिन हम 15 कर रहे हैं, इसका रीजन है धीरे धीरे, क्योंकि मैथ में आपको 11 रुपए में गुरु दक्षिणा बेच में बहुत बढ़िया से करवा रहा हूं। और बाकी प्रश्न अपने यहाँ से, किसी सम चतुर्भुज के आसन, सम चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, 3:6 है। सम चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखो कि आसन कोणों का योग कितना होता है। आसन कोणों का, चतुर्भुज के आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है, आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ध्यान रखना, अब आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, उनका अनुपात 3:6 है। 3 कितना 6। इसका मतलब 3 और 6 का अगर मैं यहां से योग करता हूं, 3 और 6 का योग करता हूं 9 होता है। 180 वैल्यू 9 की बनती है, 180 वैल्यू 9 की बनती है। आपको छोटा वाला कोण चाहिए, जो चाहिए उससे गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 20 3 60, ये 60 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। छोटा कोण अगर आपसे पूछा जाए, छोटा कोण अगर आपसे पूछा जाए तो 60 डिग्री आपका राइट आंसर होगा। छोटा कोण अगर आपसे पूछा जाए तो 60 डिग्री राइट आंसर होगा। 180 आसन कोणों का योग होता है, अनुपातों का योग 9 है, 9 में बांटना है 180 को और गुणा कर देना है, 3 से छोटा चाहिए तो। अगला, छात्रों की एक पंक्ति में एक छात्र पंक्ति के दोनों छोर से 10वें स्थान पर है। कल मैंने बताया था ऐसा प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। एक शिफ्ट में हम और ऐसा प्रश्न लेंगे। तो इसमें देखना, अंतिम दोनों छोर से 10वें स्थान पर है, मतलब लेफ्ट से भी 10वें और राइट से भी कितना 10वें। दोनों छोर से 10वें स्थान का मतलब है आपको ये देखना है लेफ्ट से कौन सा है, राइट से कौन सा, मतलब दाएं से कौन सा, बाएं से कौन सा, -1, यहीं से आपको कुल मिल जाएगा। आप कहोगे 10 से दाएं, 10 से बाएं, -1, 20 में से 1 घटाओगे 19 है, 2 से गुणा करके -1 कर दो बस, 2 से, मतलब बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1 कर दो, आंसर मिल जाए। 20 नहीं होगा भाई, 19 होगा। 20 नहीं होगा, कितना होगा, 19 होगा। यदि, पर कल ही ऐसा प्रश्न आया था कि यदि अध्यापक का संबंध किताबों से है, अध्यापक जी अगर किताबें पढ़ते हैं तो चिकित्सक, अध्यापक जी किताब पढ़ाते हैं तो चिकित्सक क्या करता है, क्या चौक चलाता है, क्या साइकिल चलाता है, या एप्रोन चलाता है। नहीं सर, स्टेथोस्कोप है। चिकित्सक का जो उपकरण है, जिस प्रकार अध्यापक किताब से अध्ययन करवाता है, इसी प्रकार चिकित्सक के पास गले में क्या लगा होता है, धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप लगा होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न था। अगला, 1 डेका लीटर में कितना लीटर होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 1 डेका लीटर में कितने लीटर होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में छापना है, कल मैं इसके बारे में पूरा आपको डिटेल से बता दूंगा। चलो अगला प्रश्न अपना त्रिकोणमिति का प्रश्न आ जाता है। अगला प्रश्न अपना त्रिकोणमिति का प्रश्न आ जाता है। त्रिकोणमिति के प्रश्न में देखो, सबसे पहले आप एक सर्वसमीका बचपन से पढ़ते आए हैं,
बराबर एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब यही तो इस रूट में आप लोगों को दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। और दूसरा सर भाग देना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने का मतलब समझना आप लोग, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ऊपर तो देखो कोस स्क्वायर थीटा का बाहर आएगा कोस थीटा, इसका आएगा साइन थीटा रूट निकालने पर। और साइन थीटा बटे कोस थीटा को हम कोट थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोट थीटा मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हो बात को? चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं। इसको क्या लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, रोमन संख्या है, रोमन संख्या है, इसको क्या लिखा जाएगा? तो समझना बात को, देखो सी है, इधर x है, इधर v है, इधर i है। सी का मतलब होता है 100, 100 में से ये कह रहा है 10 कम, इधर बाईं तरफ मतलब 100 में से 10 कम, और इधर ये 5 और 1 कितना है 6। तो 100 में से 10 कम करोगे तो 90, और 90 में अगर 6 जोड़ोगे तो 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है 96। अब देखो सबसे पहले ये 1 होता है रोमन में, ये 5 होता है, ये 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है, सी का मतलब 100 होता है, डी का मतलब 500 होता है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को, सी का मतलब 100 होता है, सी का देखो यहाँ से 5 1, यहाँ से 1, यहाँ से 5, यहाँ से 10, थोड़ा सा ध्यान रखना। एल का मतलब 50, सी का मतलब 100, सी का मतलब कितना 100। आगे मुझे बताओ अगला कौन कौन से दो हो जाएंगे। डी का मतलब कितना हो जाएगा, डी का मतलब हो जाएगा 500, और एक अपना बच जाता है, डी के बाद में कौन सा बच जाता है 1000, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, रोमन संख्याओं की कोड याद में रखने हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है सरलीकरण का। ऐसे प्रश्न हमें देखने को अक्सर मिल जाते हैं, बहुत ही देखो प्यारा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न में पहले भाग दिया करते हैं, क्या दिया करते हैं, भाग। अब आपको पता है 4 का भाग 4 में, फिर गुणा करते हैं 4 को 4 से 16, तो 4 का भाग 4 में दोगे कितना आएगा, 1 आएगा सर। 4 प्लस 4 बटे 1, 1 आएगा सर। 4 को 4 से 16 प्लस 4। अब आप कहोगे सर 4 और 4 के 4 में से 1 घटा लो 3, माइनस 16 प्लस 4 कर लो सर, प्लस प्लस वालों को जोड़ लो सर। तो आप कहोगे 7 माइनस 16 सर, 16 में से 7 घटाओगे सर 9, 9 भी किसका सर, माइनस का। अरे ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे हुआ आज, 4 में से 1 3, 4 3 7, कहाँ गलती कर रहे हो। हाँ ये कैसे हो रहा है, देखो सबसे पहले 4 में 4 का भाग दिया, 4 को 4 से गुणा किया, सही तो आना चाहिए, -7 आना चाहिए ना आंसर। तो 4 को 4 में भाग दिया तो कितना, देखो इधर तो 4, 4 का 4 में भाग एक बार, उसके बाद -4 को 4 से गुणा किया 16 प्लस 4। अच्छा अच्छा ये प्लस था, मैंने माइनस कर दिया होगा ना, ये प्लस था मैंने माइनस कर दिया इसको। 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 में से 16 घटाओगे भाई, 9 में से 16 घटाओगे 7, लेकिन 7 भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या के आगे, बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है। क्वेश्चन नंबर 43, इस तरह के प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है घातांक और करनी का। सबसे पहले आपने देखा इस प्रश्न को और देखते ही पता चला कि करनी में 3, इसका मतलब घनमूल। और ये घनमूल किसका होता है, कोई मुझे बता सकता है क्या, ये घनमूल किसका होता है, कोई मुझे कमेंट में बता सकता है क्या, भाई सर ये तो इसका घनमूल होता है। 68 59 किसका घनमूल होता है, बताओ देखें। 68 59 किसका घनमूल होता है। तो अगर हम इसको 17 का 49 13, 18 का 58 32, तो अगर हम इसको 19 का माने, 676 का वर्गमूल कितना होता है 26। और अगर आप 19 को 26 से गुणा करते हो, 19 को अगर आप 26 से गुणा करते हो तो 19 5 95, 19 6 114, हासिल का कितना 11, 18 और 11 अगर आप जोड़ोगे तो 18 और 11 है ना, 18 और 19 दूनी 38 और 11 अगर आप जोड़ोगे तो 49, मतलब 494 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
494 आपका राइट आंसर। ऐसे प्रश्न का ध्यान रखना। देखो घनमूल तो निकालना ही पड़ेगा, याद रखना है, याद रखना है कि भाई जिस प्रकार 13 का कितना होता है, 14 का कितना होता है घनमूल, 15 का कितना होता है, 16 का, ऐसे 17 का, ये घनमूल आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 है, कर्ण 13 है, तो लंब क्या होगा? सबसे पहले आधार और कर्ण दे रखा है। अब मुझे बताओ, अगर किसी को याद है कि भाई 888 होता है 5 12 13 का समकोण, तब आप सीधा बता सकते हो सर कर्ण 13 है, आधार 5 है, तो लंब कितना होगा 12। लेकिन अगर ऐसे नहीं बता सकते तो एक सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर सर 5 है, 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर सर 13 है, 13 का स्क्वायर, यही होगा। ओहो हो, लंब का स्क्वायर 13 नहीं, कर्ण का स्क्वायर 13 है, ये लो, और प्लस में लंब का स्क्वायर। अब आप यहां से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बता सकते हो कि 169 में से 5 का स्क्वायर 25 घटाओगे तो 144 आएगा, और 144 बराबर लंब का स्क्वायर होगा, तो किसी संख्या का स्क्वायर 144, तो वो संख्या 12 होगी, तो यानी लंब का मान कितना, 12 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न, 5 प्रश्न अपने और बचे हुए हैं अभी भी। ब्लेक स्मिथ को एक कोड दिया जाता है, नया कोड, तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर हम करते हैं बिल्कुल अच्छे से। ब्लेक स्मिथ, ब्लेक स्मिथ शब्द को देखो, CNBEL से लिखा जाता है। अब देख लो कितना प्लस कितना माइनस कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। इससे B से C मतलब +1, इधर +2, इधर वापिस +1, देखो +2, फिर +1, फिर +2, फिर +1, फिर +2, यानी +1 और +2 का पैटर्न आपको यहां से दिख रहा है। एक जगह +1, एक जगह +2, एक जगह +H से देखो 8 से 10, ये अक्षरों की संख्या में एक जोड़ रहा है, कभी कभी 2 जोड़ रहा है, यही क्रम चल रहा है। इसका मतलब पहले में एक जोड़ रहा है, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, पहले 1 जोड़ेगा तो D, फिर 2 जोड़ेगा J, फिर 1 जोड़ेगा J, फिर 2 जोड़ेगा N, फिर 1 जोड़ेगा E, फिर 2 जोड़ेगा T, फिर 1 जोड़ेगा DEF, और उसके बाद N 2 जोड़ेगा 14, 14 से 16 हो जाए, 16 पे P। अब मुझे बताओ कौन से ऑप्शन में है, DJJNETFP, NETFP, FP नहीं आ रहा है भाई, +2 +1 चिल्ड्रन में +1 +2, थोड़ा सा ध्यान रखना। ETFP कहीं पे भी नहीं है, FP तो कहीं गलती की है क्या हम लोगों ने। NTEP चिल्ड्रन देख लेना एक बार, T से U, S से J, I से K, तो इधर देखना C से D 2, 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, 9 से 1 जोड़ दिया 10, फिर 2 जोड़ दिया 14, 1 जोड़ दिया 15, यहाँ से 5, और यहाँ से देखो 2 जोड़ने पर 20, 2 जोड़ दिया ना, 18 से 2 20, और उसके बाद में 1 जोड़ दिया, उसके बाद में वापस 2 जोड़ दिए, 2 जोड़ते N में, 14 में 2 जोड़ोगे 16, 16 पे कौन आएगा? इसके अकॉर्डिंग 1 जोड़ रहे हैं क्या, कहीं गलती हो भी सकती है, मैं बताऊं। 3 से 4 एक बार, 8 से 10, 9 से 10 एक बार, कई बार हो जाता है इन क्वेश्चनों में, 12 से 14, 4 से 5, 18 से 20, 5 से 6, और 14 से 16, यही तो है चिल्ड्रन में। CHILDREN, देखो 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ दिया, फिर देखो तुम्हारे सामने 1, फिर 2, फिर 1, और फिर 2। इसका मतलब आंसर में 100% हो गया कि ई में कितना जुड़ेगा, ई में अपना 1 जुड़ेगा और एफ आएगा। एफ कौन से ऑप्शन में, इसमें हम बना लेते हैं कि इसमें एफ हो, DJJNETFV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, 46 नंबर प्रश्न पे आज का। 46 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऐसे प्रश्न में हमें नंबर लिख लेने चाहिए, इसको D 4 नंबर पर, H 8 नंबर पर, L 12 नंबर पे।
ये 16 नंबर पे, ये 20 नंबर पे और x 24 नंबर पे। चाहे तो सब में देख लो, प्लस में 12, 8 में 12 जोड़ने पर 20 और 12 में 12 जोड़ने पर 24। समझ गए होंगे आप बात को। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, इनके नंबर लिख लेंगे, 2 6 10, 2 6 10। अब कितना जोड़ना है वो आप देख लो, समान संख्या है ना, कितना जोड़ना है। अब इसका देख लो ऑप्शन में 11 15 और 19, इसका देख लो 14 18 22, इसका देखोगे तो 14 18 21, इसका देखोगे 14 16 19। अब बता दो किस किस में अच्छा गैप है या बराबर गैप के साथ में चल रहा है। तो ये 14 वाला ही लगा मुझे तो, या 11 15 19 वाला लगेगा। तो अगर हम इसमें देखें कि सेम संख्या कौन सी जोड़ रहा है, यहाँ तो कितनी जोड़ रहे थे, +12 कर रहा था। तो अगर उसमें 12 जोड़ने वाला कहीं है क्या, बिल्कुल सर 12 जोड़ते हैं अगर इसमें तो 14 हो जाता है, 12 जोड़ने पर 18 हो जाता है और 12 जोड़ने पर 22 हो जाता है। तो सर 14 18 22 आंसर बनेगा। 14 18 22 मतलब सब में ही 12 जोड़ना है, सब में ही कितना जोड़ना है, 12 जोड़ना है। 47 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम करेंगे। 47 नंबर में देखिएगा कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान 2 दे रखा है। अब आपको पता है कि थीटा का मान, टेन थीटा या कोट थीटा का मान कितने डिग्री पर 1 होता है। तो आप कहोगे सर हमने तो यही देखा है कि टेन 45 का मान भी 1 होता है और कोट 45 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तभी तो सर 1 और 1 कितना बन सकता है, एक ही कंडीशन पर 2 बन सकता है, बाकी कोई कंडीशन पर नहीं बनेगा। इसका मतलब थीटा का मान आपने कितना माना, 45 डिग्री आपने मान लिया। टेन थीटा, टेन पर 45 का मान 1 होता और कोट पर भी 45, तो आपका राइट आंसर 45 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री पर ही 2 होगा। अगला प्रश्न, x प्लस 1/x बराबर 2 है। x प्लस 1/x बराबर कितना है, 2 है। आपसे पूछा गया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, 2 देकर आपसे अगला पूछा गया। तो इसमें देखिएगा अगर आपको x प्लस 1/x का मान 2 दे रखा है तो इस कंडीशन में ध्यान रखना, 2 की जगह हम लिख लेते हैं p। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान जब भी चाहिए ना, तो p का स्क्वायर करके आपको 2 घटा देना, ये इसकी रामबाण होती है। तो अब यहां से देखो p का मान कितना, 2 प्रश्न में दे रखा है। अब यहां से देखो 2 का स्क्वायर करोगे और -2 करोगे तो 4 में से 2 घटाओगे, वापस देखो 2 का 2 ही। तो इसमें ध्यान रखना पावर 2 वाले में हमेशा ही आंसर अगर इसके बराबर में 2 है तो इसके बराबर में भी वापस कितना आएगा, 2 ही आएगा। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। 0.81 का मार्क का साधारण भिन्न के समान है, साधारण भिन्न के समान है। अब आप क्या जानते हो कि जितने अंकों पर दशमलव लगा होता है उतने ही नीचे 9 लिख देते हैं। तो आपने कहा सर 0.81 में 2 अंकों पर दशमलव के बाद बार लगी थी, तो हमने नीचे 9 भी कितने लिख दिए, 2 लिख दिए। अब 9 के पहाड़े से 9 9 81 और 9 के पहाड़े से 11 बार, तो 9/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने अंकों पर बार होती है उतने ही नीचे 9 लिख दिए जाते हैं। लास्ट प्रश्न आज का 50 नंबर प्रश्न है अपना, आयु का बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपको दिया है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है, उनकी आयु का योग 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है ए और बी का, और ए और बी का रेशियो 3:5 का दे रखा है। अब इनका अगर मैं योग करूं अनुपातों का तो 8 होता है, जबकि प्रश्न ने कहा है कि योग 8 नहीं है, कितना है, 40 है। इसका मतलब आपको इस 40 योग में अनुपातों का यानी आयु योग में अनुपात योग का भाग लगा देना है। अगर आपसे बी का पूछा है तो बी के से गुणा कर देंगे, बी का पूछा है तो बी वाले अनुपात से गुणा कर देंगे। 8 5 40 और 5 5 25। अब 25 वर्ष आपका आंसर होगा क्या, नहीं सर ये तो है वर्तमान की, ये तो कब की है, वर्तमान की। आपसे तो पूछा है 5 वर्ष बाद, इसका मतलब इस 25 में जो बी का वर्तमान आएगा ना, इसमें अगर आप 5 वर्ष जोड़ दोगे तो ही हमें 5 वर्ष बाद का मिल पाएगा। बी का हमसे 5 वर्ष बाद का पूछा है। आप कहोगे सर 25 आंसर नहीं, 25 में 5 जोड़कर 30 वर्ष राइट आंसर बताएंगे। 30 वर्ष आपको यहां से राइट आंसर बताते हुए चलना है। तो इस तरह की अगर आप अपनी तैयारी करोगे तो किसी भी तरह की आपको असफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। इस सेशन को पर डे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पर डे नॉलेजेबल सेशन है आपका, नॉलेजेबल सेशन
है कि यदि आज पर मेहनत करोगे ना तो कल अलग ही निखर जाओगे, आज पर मेहनत करोगे तो कल अलग ही निखर जाओगे। इसी के साथ अब ऑफलाइन क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।